कर रहे हैं हम हाइगेन का तरंग सिद्धांत। तो 1678 में 1678 के अंदर क्रिश्चियन हाइगेन ने अपना तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार कुछ बातें उन्होंने कही। इसमें मुख्य बातें हैं कि प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है और इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम उन्होंने सर्वव्यापी माध्यम, भारहीन माध्यम, समांगी माध्यम, ईथर की कल्पना की। उन्होंने बताया पूरे ब्रह्मांड में सर्वव्यापी का मतलब सभी जगह फैला हुआ है। कौन सा माध्यम? ईथर। ईथर एक ऐसा माध्यम है जिसके अंदर से प्रकाश किरणें गमन करती है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। लेकिन आगे आने वाले समय में ये बात उनकी गलत सिद्ध हो गई कि प्रकाश किरणें, अभी हम क्या मानते हैं, प्रकाश किरणें निर्वात में भी संचरित होती है। उनके अनुसार प्रकाश तरंगें अनुदैर्ध्य प्रकृति की थी, लेकिन आगे चलकर जब ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर पाए अनुदैर्ध्य तरंगों को मानते हुए प्रकाश को, तो ऐसी स्थिति में प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंगों का माना गया। तो कुछ बातें हैं। प्रकाश अलग अलग रंगों का होता है। दृश्य प्रकाश की बात करें तो हाइगेन के अनुसार क्या है, प्रकाश अलग अलग रंग का है तो उनका तरंग दैर्ध्य भी अलग अलग होता है। तो लिखते हैं, क्या करें कि हमारे पास हाइगेन का तरंग सिद्धांत है। 1678 में क्रिश्चियन हाइगेन ने तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, कुछ बातें हैं, उनको हम हाइगेन के तरंग सिद्धांत बोलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है। प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है। अगर हम न्यूटन की बात करें तो प्रकाश कैसा होता है? न्यूटन की बात करें तो प्रकाश कण प्रकृति का होता है। और हाइगेन की बात करें तो प्रकाश कैसा होता है? तरंग प्रकृति है। तरंग प्रकृति का मतलब है प्रकाश रंग और गर्द के रूप में आगे बढ़ता है। तो ये है। और दूसरा, अगर हम देखें तो संपीड़न और विरलन के रूप में भी आगे बढ़ता है। तो तरंग ये प्रकार की होती है। अभी जो सेकंड पॉइंट इसमें लिखने वाले हैं, ये प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है, मतलब प्रकाश तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। अर्थात प्रकाश तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। अब प्रकाश जब तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है तो ये सभी दिशाओं में तीव्र वेग यानी कि प्रकाश के वेग से गतिशील होता है। ये तरंगे सभी दिशाओं में तीव्र वेग से संचरित होती है, या फिर हम कह सकते हैं गतिशील होती है। तीव्र वेग से संचरित होती है, सभी दिशाओं में तीव्र वेग से संचरित होती है। ठीक है। इसके बाद अगर और देखें तो हम लिख सकते हैं इसमें कि प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्होंने सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की थी। तो नेक्स्ट हम क्या लिखने वाले हैं? हाइगेन ने बताया कि प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। और माध्यम कौन सा? ईथर। हाइगेन के अनुसार प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्होंने क्या किया? एक सर्वव्यापी माध्यम, इसके लिए
एक सर्वव्यापी, सर्वव्यापी का मतलब जो सभी जगह उपस्थित हो, सर्वव्यापी माध्यम ईथर, ईथर ROR की कल्पना की, कल्पना की। ईथर जो है वो कैसा माध्यम माना गया, कैसा माध्यम होता है, एक तो भारहीन होता है, यह माध्यम भारहीन मतलब इसमें भार नहीं होता है, और दूसरा इसके अंदर है यह माध्यम भारहीन और समांगी, समांगी होता है। समांगी होने का मतलब है कि ये सभी जगह से लेवल इनका समान होता है, बिल्कुल एक जैसा माध्यम होता है। कहीं पर इसका घनत्व ज़्यादा और कहीं पर घनत्व कम नहीं होता। घनत्व ज़्यादा होने का मतलब कहीं पर इसके पार्टिकल ज़्यादा उपस्थित नहीं होते और कहीं पर इसके पार्टिकल कम उपस्थित नहीं होते। सभी जगह इसका घनत्व क्या रहता है, समान रहता है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि हाइगेन के अनुसार प्रकाश अनुदैर्ध्य प्रकृति का होता है, लेकिन बाद में इस बात को सही नहीं माना गया। हाइगेन के अनुसार प्रकाश किस प्रकार का होता है, अनुदैर्ध्य प्रकृति का होता है, पर ये बात बाद में गलत सिद्ध कर दी गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अलग अलग जो कलर होते हैं, दृश्य प्रकाश होता है, उसमें 7 अलग अलग तरह के कलर होते हैं, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। हम VIBGYOR से इसको याद रखते हैं। कैसे, विबग्योर, या फिर हम बोल सकते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो इस तरीके से इस क्रम के अंदर होते हैं। अब ये कलर अलग अलग है, तो हाइगेन ने बोला था कि ये तरंगों के रूप में संचरित होता है, तो इनका तरंगदैर्ध्य भी होता है। तो अलग अलग रंगों का तरंगदैर्ध्य अलग अलग होता है, तो अलग अलग रंगों के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य भी अलग अलग होता है। ये पॉइंट हम लिख सकते हैं, अलग अलग रंगों के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य भी अलग अलग होता है। तो ये है हमारे पास हाइगेन का तरंग सिद्धांत। बिल्कुल सिंपल सा है, 1-2 बार अगर ठीक से पढ़ लिया तो हमें याद भी हो जाएगा। तो 1678 में क्रिस्टियान हाइगन ने तरंग सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादन किया। इसके अनुसार प्रकाश कैसा होता है, तरंग प्रकृति का होता है, तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है और सभी दिशाओं में आगे बढ़ता है। साथ हाइगन के अनुसार प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन ये बात गलत सिद्ध हुई। और इसके लिए माध्यम क्या माना उन्होंने, माध्यम माना उन्होंने ईथर। ईथर एक सर्वव्यापी मतलब सभी जगह उपस्थित और भारहीन और समांगी माध्यम है। भारहीन का मतलब भार नहीं है, समांगी का मतलब इसका घनत्व तो सभी जगह समान रहता है। इस टाइप का ये माध्यम है। तो इस टाइप के माध्यम में सेकंड बात हमारे पास हाइगेन के अनुसार नेक्स्ट है, हाइगेन के अनुसार प्रकाश कैसा होता है, अनुदैर्ध्य प्रकृति का होता है। पर अनुदैर्ध्य प्रकृति से ध्रुवण की व्याख्या पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या माना गया बाद में, इसको प्रकाश को अनुप्रस्थ प्रकृति। आज के टाइम में हम प्रकाश को अनुप्रस्थ प्रकृति का ही मानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अलग अलग रंगों के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य भी अलग अलग होता है। एक काम और करते हैं, तरंगदैर्ध्य क्या होता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो तरंगदैर्ध्य क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर ये शब्द आया हमारे पास तरंगदैर्ध्य। प्रकाश तरंगें अगर स्रंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती है, प्रकाश तरंगें अगर स्रंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती है तो हम इसका डायग्राम इस टाइप से बना सकते हैं। हम कर रहे हैं तरंगदैर्ध्य किसे कहते हैं, यहाँ काम आ रहा है शब्द एक तरंगदैर्ध्य, तो उसके लिए हम ये कर रहे हैं।
तो ये हमारे पास उभरा हुआ भाग जो होता है वो सुरंग कहलाता है, और ये दबा हुआ खड्डे की तरह जो भाग है वो गर्त कहलाता है। तो दो निकटवर्ती सुरंगों के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। उसे इस निशान से प्रदर्शित करते हैं और इस निशान को हम क्या कहते हैं, लैम्बडा कहते हैं। नेक्स्ट, दो निकटवर्ती गर्तों के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्ध्य, ये गर्त है, दो निकटवर्ती गर्तों के बीच की दूरी को, ये जो बोल रहे हैं ये तरंगदैर्ध्य की परिभाषा ही है। पहली परिभाषा क्या है, दो निकटवर्ती मतलब पास पास के दो निकटवर्ती सुरंगों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंगदैर्ध्य कहते हैं। यहाँ पे दो निकटवर्ती गर्तों के, ये गर्त है दोनों, दो निकटवर्ती गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंगदैर्ध्य कहते हैं। या फिर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये जो दूरी है, इस दूरी को हम कहेंगे एक सुरंग और एक गर्त। एक सुरंग और एक गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, तरंगदैर्ध्य कहलाएगी। तो इस टाइप से हमारे पास तरंगदैर्ध्य की परिभाषा भी हमें समझ में आती है। तो ये परिभाषा हम तीन तरीके से कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये था अपने पास हाइगेन का तरंग सिद्धांत। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे हाइगेन के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या।